नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी के जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहेंगे दोस्तों। और आपसे हम अनुरोध करेंगे कि बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी के जीवन चरित्र को समझने के लिए और जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ध्यान से देखें। आइए बगैर किसी विलंब के हम आज आपके सामने रखते हैं मान्यवर काशीराम जी का जीवन चरित्र। आइए दोस्तों देखते हैं कि आपको पहले बताते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो काशीराम जी का जन्म पंजाब के होशियारपुर ज़िले में झेलम गांव में सन 1934 ईस्वी को 15 मार्च को हुआ था। इनके पिता का नाम हरि सिंह था और माता का नाम बिशन कौर है। इनके दो भाई दलवारा सिंह और बलविंदर सिंह हैं। काशीराम बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। इन्होंने अपना विवाह नहीं किया। इसके कारण इनके पिता इनसे संतुष्ट नहीं रहते थे क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की थी। काशीराम ने गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से बीएससी की परीक्षा पास की। कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से बीएससी की परीक्षा पास की मान्यवर ने। ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने सन 1957 में सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान ही यानी ट्रेनिंग के दौरान ही उसे इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के पद पर पूना में काम शुरू किया, किंतु सन 1964 ईस्वी में यहाँ से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र का कारण उस वर्ष सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जन्म दिवस पर अवकाश न देना था, क्योंकि उस समय जो है उस साल मनाई गई थी डॉक्टर अंबेडकर साहब की जन्म जयंती। उस पर जन्म दिवस पर अवकाश नहीं दिया गया था। उससे क्षुब्ध होकर के मान्यवर ने अपना जो इस्तीफा दे दिया। कहाँ से? वैज्ञानिक के पद पर पूना से। विभाग के कई दलित अधिकारियों ने भी इसके विरोध किया था। इस पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, अधिकारियों को, 2 अधिकारियों को। बाद में उन अधिकारियों को कानूनी सहायता देने के लिए काशीराम ने भी त्यागपत्र दे दिया कि ठीक है, अब मैं भी त्यागपत्र देता हूं, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया है और मैं अब इनकी मुकदमा की पैरवी करूंगा। त्यागपत्र के बाद काशीराम ने अपने सहयोगियों के साथ बैठकर अनुसूचित जाति जनजाति की जनता और कर्मचारियों पर होने वाले अन्याय को रोकने के लिए विचार विमर्श शुरू कर दिया। जो सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी होते थे उनका उत्पीड़न होता था और आज भी होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इन कर्मचारियों और अधिकारियों को शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। तो 70 के दशक के बाद काशीराम ने अनुभव किया कि देश में कांग्रेस शासन में दलितों को एक सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि बहुत बड़ी संख्या में दलित शिक्षित हो गए और आरक्षण के कारण लाखों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी हो गए थे। लेकिन कार्यालयों में इनके साथ भेदभाव होता था। उनकी नियुक्ति अच्छे पदों पर नहीं की जाती थी, पदोन्नति में बाधाएं डाली जा रही थी और आरक्षण के नाम पर उन पर फप्तियां कसी जा रही थी। ये आज भी बरकरार है दोस्तों। ये सारी बुराइयां आज भी मौजूद हैं सरकारी कार्यालयों में और अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े लोगों के प्रति यही ऐसा ही बर्ताव आज भी जारी है। इन सब में सम्मान की चाहत पैदा हो गई थी लेकिन और इसकी परवाह नहीं की जा रही थी, इसलिए इनमें असंतोष पनप रहा था। 2 दशकों की सत्ता के बाद कांग्रेस ने भी अपने विधायकों सांसदों की उपेक्षा करना शुरू कर दी। जगजीवन बाबू के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में दलित नेताओं को कोई पूछने वाला नहीं था। वहाँ भी सांसद और विधायक जो थे कांग्रेस ने भी उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दी। 2 दशक के बाद कांग्रेस के स्थानीय नेता ऐसे दलित नेताओं को पसंद नहीं करते थे जो तेज तर्रार हों, सुशिक्षित हों या दलितों की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाने वाले हों। और आज भी नहीं किया जाता है। आज भी जो पार्टी जो है सत्ता में है उसका अगर कोई विधायक या मंत्री या सांसद अगर इन लोगों की आवाज़ को उठा देता है, पिछड़ों की, दबे पिछड़ों की, तो उसको अगली बार टिकट नहीं दिया जाता। ये आज भी हो रहा है। वे लोग अपनी जी हुजूरी करने वालों को एमएलए और एमपी का टिकट दिलाकर जितवाते। ये हो रहा है। बस अपने चमचों को जो है जी हुजूरी करने वालों को, न कि SC ST OBC की वकालत करने वालों को, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता आज भी। तब भी ऐसा ही था। ऐसे दलित नेता दलितों को समस्याओं के समाधान में
दलितों की समस्याओं के समाधान में असमर्थ रहते थे। इसलिए दलित जनता भी कांग्रेस से दूर होने लगी। कांग्रेस संगठन में भी ऊंचे पद देने में कोताही बरती जाती थी। संगठनात्मक ढांचे में इन लोगों को जो है कोताही बरती जाती थी स्थान देने में। यद्यपि बीपी मौर्य को उस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया गया, किंतु तब तक बहुत देर हो गई थी। दलितों का लगाव कांग्रेस के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी से था, किंतु 70 के दशक के बाद रिपब्लिकन पार्टी भी कई दड़ों में विभक्त हो गई थी। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी कोई दूसरा विकल्प तलाश रहे थे। दलितों की ऐसी ही अनिश्चितता की स्थिति में कांशीराम ने भारतीय राजनीति में आने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी राजनीति में आना चाहिए, तभी कुछ भला हो पाएगा जनता का। किंतु वह सीधे राजनीति में नहीं आए। इसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी जो है वो चढ़े हैं। दोस्तों देखिए कैसे, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और मैं युवा साथियों से कहता हूँ कि वो उस जानकारी को बिल्कुल जो है मन से सीखें और देखें, सुने, समझें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी, मित्रों को भी बताएं, सभी को मिलने वालों को बताएं, क्योंकि ये जानकारी आज तक नाम तो सुना है सबने, सब जानते हैं मान्यवर कांशीराम जी को, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है देश में। लेकिन आज हमारे जो युवा हैं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। देखिए उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया था और वो कहां से कहां पहुंचे थे। दोस्तों राजनीति में आने के पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारियों का संगठन और उसके बाद दलितों को जागृत और संगठित करने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका संगठन बनाऊं ताकि इन लोगों से जो है शुरुआत हो सके। पहले कदम के रूप में बामसेफ बनाई उन्होंने और दूसरे कदम के रूप में फिर DS4 संगठन बनाया। पहले बामसेफ बनाई सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की और उसके बाद फिर उन्होंने DS4 की स्थापना की। कांशीराम ने देखा कि आरक्षण की सुविधा से देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 26 लाख अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। कितने? 26 लाख। उनकी समस्याओं का समाधान न होने और मौके बेमौके अपमानित होने से उनमें भी असंतोष व्याप्त है। दलित जाति के कर्मचारियों के साथ, दलित जाति के छात्रों के साथ भेदभाव का बर्ताव होता था। मौखिक परीक्षा में जानबूझकर अंक कम दिए जाते थे और आज भी कम दिए जाते हैं इंटरव्यू में, जिससे वे मेरिट में नहीं आ पाते थे। तमाम हमारे बच्चे जो है आज भी तमाम परीक्षाओं में PCS, IAS तक में सब जो है उसमें अच्छे नंबर लाते हैं रिटन में, लेकिन इंटरव्यू में जानबूझ करके उन्हें कम नंबर दिए जाते हैं और फेल कर दिया जाता है। इनमें दलित और उस समय भी ये हो रहा था और आज भी हो रहा है दोस्तों, कहीं कोई अंतर नहीं आया है। इनमें दलित अधिकारियों और कर्मचारियों के लड़के भी थे। इस असंतोष का फायदा उठाते हुए कांशीराम ने बाम सेवक नामक संगठन बनाना तय किया। बाम सेव बनाने का निश्चय किया। इस संगठन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों का भी जोड़ना तय किया, क्योंकि शूद्र जातियां, मुस्लिम, ईसाई, सिख कर्मचारी भी भेदभाव के शिकार थे। क्योंकि ये अल्पसंख्यक थे, इनके साथ भी भेदभाव होता था, मुस्लिम, ईसाई, सिख कर्मचारी आदि के साथ। कांशीराम ने देखा कि 26 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों, कर्मचारियों को 10,000 करोड़ रुपए वेतन मिलते हैं, मतलब कुल मिलाकर। उनकी स्थिति ऐसी है कि जागृति के कारण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और समाज के कार्य के लिए इनसे 10 करोड़ रुपया वसूल किया जा सकता है चंदे के रूप में। धीरे धीरे जो है, क्योंकि इनको 10 करोड़ रुपए वेतन मिलता है, तो इनसे अगर थोड़ा थोड़ा लिया जाए तो इनसे जो है करोड़ों रुपए हम चंदा के रूप में ले सकते हैं और एक संगठन, अच्छा संगठन खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने ये सोचा। इस स्थिति को देखकर कांशीराम जी ने बामसेफ, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज फेडरेशन बामसेफ नामक एक गैर राजनीतिक और साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन बनाने के लिए 6 दिसंबर 1973 को नई दिल्ली में कुछ प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें पूना और दिल्ली के कुछ लोग 5 दिन के लिए दिल्ली में इकट्ठे हुए। इनमें DK खापरडे और दीना भाना वाल्मीकि भी थे।
इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था बनी। इसमें अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और वामसेफ में आने वाले कर्मचारी भाग लेने लगे। 6 दिसंबर 1978 ईस्वी को दिल्ली के बोट क्लब मैदान में एक विशाल रैली हुई जिसमें वामसेफ की स्थापना हुई। कब? 6 दिसंबर 1978 ईस्वी को। कहाँ हुई? दिल्ली के बोट क्लब मैदान में वामसेफ की स्थापना हुई और काशीराम जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। 5 वर्षों में इसके 50,000 सदस्य बने। 14 जून 1979 ईस्वी को 6 दिसंबर 1979 ईस्वी में नागपुर में वामसेफ का सम्मेलन हुआ। संगठन के माध्यम से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास भी होता था। दिल्ली से बहुजन संगठन और दी ऑप्रेस्ड इंडिया पत्र निकाले गए। कहा जाता है कि वामसेफ की स्थापना के बाद कुछ ही दिनों में इसमें 500 PhD, 3000 MBBS, MSc, MS, MD, 15,000 वैज्ञानिक, 7,000 अन्य स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी कर्मचारी जुड़े। देखिए दोस्तों, अधिकांश सदस्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में थे। पिछड़े वर्ग के सबसे ज्यादा कर्मचारी उत्तर प्रदेश के थे। वामसेफ के सदस्य 6 से 12 रुपए वार्षिक सदस्यता शुल्क देते थे। कितना? 6 से 12 रुपए वार्षिक सदस्यता शुल्क लिया जाता था। समय पड़ने पर आंदोलन के लिए धन भी एकत्र करते थे। हर सरकारी दफ्तर में वामसेफ का खजांची होता था जिसके पास धन जमा होता था। यह स्थायी नहीं बल्कि बदलता रहता था और जिले या मंडल का संयोजक उनकी नियुक्ति करता था। खजांची जमा धन जिले के संयोजक के पास जमा करता था। संयोजक इसे काशीराम के पास पहुंचा देता था। इस संयोजक की नियुक्ति काशीराम द्वारा होती थी। वे कार्य कुशलता और निष्ठा को ध्यान में रखकर उसकी नियुक्ति करते थे। बसपा के गठन के बाद वामसेफ को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया गया। घुमा फिराकर वामसेफ के लोग बसपा से अवश्य जुड़े रहे, किंतु वामसेफ अब भी है, परंतु वह कई धड़ों में बट गया है। वामसेफ के लोग सरकारी कर्मचारी होने के कारण आंदोलनों में भाग नहीं लेते थे। इसलिए काशीराम ने 6 दिसंबर 1981 ईस्वी को DS4, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आंदोलन में भाग नहीं लेते थे, इसलिए वामसेफ के साथ उन्होंने जो है बाद में 6 दिसंबर 1981 को DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति संगठन बनाया। इसने सामाजिक जागृति करने का काम किया। दलितों में इसने स्थान बनाना शुरू किया। हरियाणा में 1982 ईस्वी में परीक्षण के तौर पर DS4 को विधानसभा में चुनाव लड़ाया। इसमें DS4 को कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस S से अधिक वोट मिले। 1982 ईस्वी में DS4 ने पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाया, जिससे परंपरागत राजनीति में भूचाल आ गया। काशीराम ने सामाजिक न्याय के बदले समाज परिवर्तन का नारा दिया। किसका? समाज परिवर्तन का। समाज को बदलो, सामाजिक न्याय तो बाद में मिलता रहेगा। सामाजिक न्याय के बदले समाज परिवर्तन का नारा दिया। दलित न राम को, न गांधी को, न अन्य को आदर्श मानता है, वह डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श मानता है। 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को एक विशाल रैली में बसपा या बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई। कब? 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष मान्यवर काशीराम बनाए गए। बसपा की सभाओं में काशीराम ने ऐसे नारे दिए। देखिए, बसपा की सभाओं में काशीराम ने ऐसे नारे दिए जिसमें सवर्ण एक तरफ और दूसरी शेष जातियां दूसरी तरफ के ध्रुवीकरण में सहायक हुई। काशीराम ने नारा दिया, ठाकुर बामन बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। ठाकुर बाभन बनिया चोर, बाकी सब हैं DS4। तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार। राम को फेंको नदिया में, भीम को ले लो कंधिया में। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सभी सभाओं में शुरू में ये भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभा में अगर कोई
सवर्ण जाति का व्यक्ति हो तो वह अपने आप सभा से उठकर बाहर चला जाए, अन्यथा उसे लाठियों और पत्थरों से पीटकर सभा से बाहर कर दिया जाएगा। दलितों को आकर्षित करने के लिए निम्न नारा दिया गया है। ये नारा भी दिया गया दलितों को आकर्षित करने के लिए, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। 1991 की रैली में कांशीराम ने बोट क्लब पर कहा कि हम समाज व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। पूना की एक सभा में कांशीराम ने कहा, मैं तब तक आप लोगों को बुद्धिस्ट नहीं बनने दूंगा जब तक वो आरक्षण देने लायक नहीं बन जाते। बसपा की सभाओं में सत्ता में और सर्वत्र भागीदारी की बात कही जाती है। देश की कुल जनसंख्या में 15% सवर्ण, शेष 85% अन्य लोग हैं। इसलिए उसी अनुपात में सभी को सब जगह भागीदारी मिलने की बात कही जाती है। यह भी ध्रुवीकरण में सहायक होकर लोगों को बसपा की ओर आकर्षित करता था। बाद में सवर्णों में बनिया को अपने साथ लाने का प्रयास हुआ। कांशीराम ने नया नारा दिया, बनिया माफ, ठाकुर हाफ, बावन साफ। क्या नारा दिया था दोस्तों? बनिया माफ, बनिया को माफ करते हैं, ठाकुर हाफ, ठाकुर आधे हमारे साथ आए, और बावन साफ, एकदम दूर रहें, बावन साफ। सभाओं में यह भी कहा जाता है कि हमें आरक्षण लेने वाला नहीं, आरक्षण देने वाला बनने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस और भाजपा को मनुवादी पार्टी कहकर एक को ए टीम और दूसरे को बी टीम कहा जाता है। वहीं एक को सांपनाथ और दूसरी को नागनाथ की संज्ञा दी जाती है। कांशीराम कहते हैं कि उच्च जाति के लोग पार्टी में शामिल हो सकते हैं लेकिन नेतृत्व ग्रहण नहीं कर सकते। कांशीराम ने बसपा के प्रचार के लिए देश भर का दौरा किया। 15 अगस्त 1988 ईस्वी से 15 अगस्त 1989 ईस्वी तक कांशीराम ने 5 सूत्रीय सामाजिक रूपांतरण आंदोलन चलाया। ये 5 सूत्र थे: आत्मसम्मान के लिए संघर्ष, मुक्ति के लिए संघर्ष, समता के लिए संघर्ष, जात उन्मूलन के लिए संघर्ष और विभाजित समाज को जोड़ने के लिए संघर्ष एवं 85% भारतीय जनता के ऊपर अस्पृश्यता, अन्याय, अत्याचार और आतंक थोपने के खिलाफ संघर्ष। इसके लिए साइकिल यात्राओं की अनूठी विधि निकाली। देश के 5 क्षेत्रों से 5 साइकिल यात्राएं निकाली गईं। 17 सितंबर 1988 ईस्वी को ईवी रामास्वामी नायकर के जन्म दिवस पर कन्याकुमारी से, दूसरी कोहिमा से, तीसरी कारगिल से, चौथी पुरी से, 5वीं पोरबंदर से चली। सभी यात्राएं 27 मार्च 1989 को दिल्ली पहुंचकर आपस में जुड़ गईं। कांशीराम ने देश में 6 सम्मेलन घूम घूम कर किए। 20 दिसंबर को मुरादाबाद में मुस्लिम, 13 सितंबर को दिल्ली में दलित, 1 अक्टूबर को कानपुर में पिछड़ी जाति, 8 अक्टूबर को लुधियाना में सिखों, 15 अक्टूबर को बिलासपुर में अनुसूचित जनजाति, फिर बंगलौर में ईसाइयों का सम्मेलन किया। 1990 ईस्वी में कांशीराम ने अंबेडकर जन्म शताब्दी पर 130 दिनों की लंबी यात्रा निकाली। यह यात्रा 13 राज्यों से गुजरी। कांशीराम सामाजिक रूपांतरण वाहन में सवार हुए, जिसमें एक स्वागत कक्ष, एक शयन कक्ष, एक शौचालय और एक स्नान घर था। इसमें एक जनरेटर, प्रकाश प्रणाली और माइक्रोफोन सिस्टम फिट था। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ होते हुए महू पहुंची, जो बाबा साहब का जन्म स्थान है। 15 मार्च 1991 ईस्वी को जब ये यात्रा दिल्ली पहुंची तो वहाँ एक विशाल रैली हुई। बसपा सन 84 के बाद लोकसभा उपचुनाव में उतरी। सन 84 के बाद सफलता तो नहीं मिली, उसके वोट बैंक बढ़ते रहे। सन 1989 ईस्वी के लोकसभा विधानसभा दोनों में स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार लड़ाए। इसमें 3 सांसद, 2 उत्तर प्रदेश से, 1 पंजाब से, 15 विधायक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जीते। उत्तर प्रदेश में 1990 ईस्वी के रामलहर चुनाव में भी 12 विधानसभा सीटें जीती। बसपा ने यूं तो देश के अधिकांश प्रदेशों में विधानसभा
और लोकसभा के उम्मीदवार लड़ाए, किंतु सबसे बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली। बसपा की सफलता से कांग्रेस का अधिक नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में 1993 ईस्वी, 1996 ईस्वी और 2002 ईस्वी में विधानसभा के चुनावों में बसपा के विधायकों की संख्या इस स्थिति में पहुंच गई कि बिना उसको साथ लिए कोई सरकार ही नहीं बन सकती थी। इसलिए समाजवादी पार्टी और भाजपा और बसपा में दो दलों का तालमेल आवश्यक हो गया था। सन 1993 ईस्वी में बसपा के सहयोग से, अब देखिए दोस्तों, ये बड़ी रोचक है कहानी जो है, इसको अवश्य देखें। ये राजनीतिक कहानी जो गठबंधनों की, कि सन 1993 ईस्वी में बसपा के सहयोग से समाजवादी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन लगभग 2 वर्षों बाद बसपा ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। सपा के सहयोग से माननीय काशीराम इटावा से सन 1994 ईस्वी में सांसद बने। मायावती ने भाजपा के सहयोग से 3 जून 1995 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कब? 3 जून 1995 ईस्वी को भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी। 1996 ईस्वी के चुनाव के बाद सरकार बनाने के प्रश्न पर बसपा और भाजपा में गतिरोध पैदा हुआ। फिर दोनों दलों में 6-6 महीने पर मुख्यमंत्री बदल बदल कर बनाने पर सहमति हुई। इसके अनुसार बसपा की मायावती 20 मार्च 1997 ईस्वी से 20 सितंबर 1997 ईस्वी तक भाजपा के सहयोग से दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद भाजपा की बारी आने पर मायावती ने भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लिया। बसपा के विधायक चुनाव में जाने के डर से भयभीत हो गए, इसलिए बसपा के विधायक 2-3 किस्तों में भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। 21 सितंबर 1997 ईस्वी को भाजपा के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए। फिर रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री बने। राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 ईस्वी से 7 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2002 के चुनाव के बाद किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर अनिश्चितता की स्थिति में 8 मार्च से 5 मई 2002 ईस्वी तक राष्ट्रपति शासन रहा। 5 मई 2002 ईस्वी में भाजपा के सहयोग से फिर मायावती तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, किंतु 26 अगस्त 2003 ईस्वी को उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। मायावती के हटने पर बसपा के कई विधायक सपा में चले गए और सपा के मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 30 अगस्त 2003 को बने। इस प्रकार मान्यवर काशीराम ने अपने परिश्रम से बसपा की जो साख बनाई थी, उससे मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। काशीराम जी ने राजनीतिक क्षेत्र में बसपा को कई सफलताएं दिलाई हैं, किंतु उनकी पार्टी पर कई आरोप भी लगाए जाते हैं। अंत में जो है आजीवन संघर्ष करते हुए दलित और बहुजनों के लिए गंभीर बीमारी के कारण दिल्ली में माननीय काशीराम जी ने 9 अक्टूबर 2006 ईस्वी में अपना देह त्याग कर दिया दोस्तों, और वो हमारे बीच अब नहीं रहे। और आप जैसा कि देखा इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने जो है जीवन भर भारतीय वर्ण व्यवस्था और बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण और उत्थान के लिए कार्य किया दोस्तों। निस्संदेह वो हमारी स्मृतियों में हमेशा बने रहेंगे और हम बहुजनों की प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत दोस्तों।